हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेज। आज की इस नए वीडियो में बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 6 का तीसरा अध्याय तंतु से वस्त्र तक के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, इसमें हमारा पहला टॉपिक है वस्त्र। इससे पहले छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि इसके सेकंड और फर्स्ट चैप्टर के नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, एक बार उसे आवश्यक देखने का प्रयास जरूर करें ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। चलिए इसके फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं। वस्त्र। वस्त्र मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास है। भोजन, वस्त्र, आवास है। तो इसलिए वस्त्र को 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। इसके अलावा मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा शिक्षा भी एक मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा भी एक मूलभूत आवश्यकता में इसे शामिल किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है वस्त्रों का इतिहास। वस्त्रों का इतिहास क्या है, इसको समझते हैं। प्राचीन काल में मानव कपड़े तैयार करना नहीं जानते थे। जो प्राचीन काल था उसमें मानव कपड़ा तैयार करना नहीं जानते थे। प्रारंभ में पेड़ के पत्तियों, पेड़ की छालों तथा मृत पशुओं के चमड़ों से अपने तन को ढकना शुरू किया। तो ये पूछ सकता है कि कब कब किस किस स्थिति में ये जो प्रारंभिक मानव थे वो अपना बदन को ढकते थे। तो पहले प्रारंभ में पेड़ की पत्तियों से, उसके बाद पेड़ की जो छाल होता है उससे, और मृत पशुओं के जो चमड़ा होता है, खाल होता है, उससे अपना तन ढकना शुरू किया। इतिहासविदों के अनुसार पुरातन भारत तथा मिस्र के निवासी रुई से वस्त्र बनाते थे। किससे वस्त्र बना जाता था? तो रुई से वस्त्र बनाते थे। रुई के लिए गंगा नदी तथा नील नदी, रुई के लिए गंगा तथा नील नदी के निकट के क्षेत्रों में कपास उगाई जाती थी। निकट के क्षेत्रों में क्या उगाया जाता? कपास उगाई जाती थी। अगला पॉइंट, रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त करने की कला सबसे पहले चीनीवासी थे, वही सीखे थे। अगला हमारा है फ्लैक्स। फ्लैक्स भी एक पादप है। फ्लैक्स क्या है? एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, याद कर लेना है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। क्लियर है? अगला हमारा है रेशा या तंतु, जिसे हम फाइबर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। कपड़ों के विभिन्न किस्मों में एक समानता यह होती है कि सभी अनगिनत पतली, महीन तथा लंबी रचनाओं की बनी होती है। ऐसी रचना रेशा या तंतु कहलाता है। यानी कि एक मूलभूत परिभाषा देखा जाए तो रेशा एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है या एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिससे धागे तथा रस्सी का निर्माण किया जाता है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तंतुओं से कपड़े 2 मुख्य चरणों में तैयार किया जाता है। तंतु से जो कपड़ा है वो 2 मुख्य चरणों में तैयार किया जाता है। पहला हमारा कताई है, दूसरा बुनाई है। अब इसमें समझते हैं, पॉइंट का हमारा चिन्ह है कि तंतु की लंबाई छोटी होती है। तंतु की लंबाई छोटी होती है। तंतुओं से तैयार किया गया सूत्र यार्न कहलाता है। सूत्र यार्न कहलाता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है आपके जो टीचर वैकेंसी आया था TRE 1 में। रेशा या तंतु से सूत्र या धागा तैयार करने की विधि कताई कहलाता है। क्या कहलाता है? कताई कहलाता है। रेशा या तंतु से सूत्र मतलब कि धागा तैयार करने की विधि कताई कहलाता है। हमारे देश में चरखे से सूत तैयार करने की प्रक्रिया कुटीर उद्योग को माना जाता है। हमारे देश में चरखे से सूत तैयार करने की प्रक्रिया को कुटीर उद्योग को माना जाता है। अगला हमारा है स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखे के प्रयोग को बढ़ावा दिया था। चरखे के प्रयोग को बढ़ावा दिया था जिससे अंग्रेज़ों के मिलों में तैयार कपड़ों का बहिष्कार किया गया था।
कि अंग्रेज जितने भी कपड़े बना रहे हैं उनके कपड़ों को हम लोग ना पहनेंगे, अपने हाथों से बुन कर पहनेंगे। तो अपने हाथ से जो बुन कर कपड़े पहने जाते थे उसे खादी के कपड़े कहते थे। खादी के प्रचलन में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तो याद कर लेना है, ये पूछेगा कि ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुआ, तो 1956 ईस्वी में हुआ था। रंगे या बगैर रंगे सूत को फिरकी या बॉबिन पर लपेटा जाता है, बॉबिन पर लपेटा जाता है। अगला हमारा है बुनाई। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तागा ले लिया मैंने, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, और इधर से 1 2 3 4 5 को ले लिया। ठीक इसी को एक व्यवस्थित तरीका से ऊपर नीचे करके हम क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। आप देखे होंगे बचपन में चटाई बीनते होंगे, जो तार का पत्ता होता है उससे। अगला हमारा है कि कपड़ा तैयार करने के लिए सूतों की बुनाई करघा से की जाती है। करघा से की जाती है। करघे पर लंबाई में बांधे गए धागे आच्छादन या ताना कहलाता है। ये पूछ सकता है। करघे पर चौड़ाई में पिरोए जाने वाले तागे बाना या भरनी कहलाती है, बाना या भरनी कहलाती है। करघा 2 प्रकार का होता है। करघा जो है ये 2 प्रकार का है। एक जो है हस्त करघा, दूसरा आपका विद्युत करघा। हस्त करघा मतलब कि हाथ से चलाने वाला, विद्युत करघा मतलब कि विद्युत पावर सप्लाई से चलाने वाला। अगला है कि तंतु का प्रकार। तंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और दूसरा हमारा है संश्लेषित तंतु या मानव निर्मित तंतु, आप उसे बोल सकते हैं। तो पहले समझते हैं हम लोग प्राकृतिक रेशा। वैसा रेशा जिसकी प्राप्ति पेड़ पौधा तथा जानवरों से प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे ऊन हो गया, रुई हो गया, पटसन हो गया तथा ये सन होता है, ये सब हमारे प्राकृतिक रेशे हैं यानी कि फाइबर है। इसके अलावा हम समझ लेते हैं कि इसके अतिरिक्त वनस्पति जैसे कि नारियल, अनानास तथा सीसल भी रेशेदार होते हैं। ये सभी से प्राप्त तंतु करे होते हैं। ये सभी से जो भी क्या होता है, हम नारियल की रस्सी खरीदते हैं, ये काफ़ी कड़ा होता है। सूत कपास से प्राप्त होता है। रेशमी जो है, रेशम जो है आपका रेशम के कीटों से प्राप्त किया जाता है। ऊन भेड़, ऊँट, बकरी, इसके अलावा खरगोश से भी हम लोग ऊन की प्राप्ति करते हैं। केले के पत्ते एवं ताने, बाँस से भी हमें तंतु प्राप्त होता है। ये सब पूछ सकता है। कपास क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस टॉपिक के, यह सबसे प्राचीन तथा लोकप्रिय औद्योगिक फसल है। लोकप्रिय औद्योगिक फसल है। तो लोकप्रिय औद्योगिक फसल किसे कहते हैं, जो प्राचीन रूप से है, तो कपास को कहा जाता है। इसे कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये सामान्यतः काली मृदा, याद कर लेना है किस मिट्टी में उगाया जाता है, तो काली मृदा तथा उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ये हमारे देश में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में उगाया जाता है। इसके लिए ट्रिक है, मामा तोर कल आ गए पंजाब। मामा तोर कल आ गए पंजाब। मौ से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, अगला मौ से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो से तमिलनाडु हो जाएगा, रो से राजस्थान हो जाएगा, क से आपका कर्नाटक हो जाएगा, इसमें लो आपका साइलेंट है, और आ से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और गौ से गुजरात, और प से आपका पंजाब, तो पंजाबी है। तो ये था जो हमारे देश में कपास उगाया जाता है, इसका राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला हमारा है कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगते हैं, उसे कपास गोलक कहते हैं। कपास से उसके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना यानी कि गिनिंग कहलाता है। यह भी पूछ सकता है कि गिनिंग क्या होता है, तो कपास के उसके बीजों से अलग करने की प्रक्रिया गिनिंग कहलाता है। अगला है कपास के उपयोग। कपास के उपयोगों को समझते हैं। कपास के उपयोग क्या होता है, कपास के धागे से बने कपड़े से कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास से विशेष प्रकार के कागज़ बनाए जाते हैं। इसे गॉन्ड कॉटन
गॉन कॉटेन नामक बारूद बनाया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि गॉन कॉटेन नामक बारूद किस से बनाया जाता है, तो कपास से बनाया जाता है। इसके रुई से गद्दे, रजाई, तकिया बनाया जाता है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है जिसे खाद्य पदार्थ के रूप में सेवन किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है पटसन या जूट। पटसन का आप लोग बोरा देखे होंगे जिसमें चावल रहता है, गेहूं रहता है। हम लोग आलू के सीजन में उसमें आलू भी रखते हैं। अगला इसमें हमारा है पटसन या जूट। इसे पटसन या पाट या पटुआ नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से, पटसन के पौधे की जो तना होता है, तनों से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है जो पटसन या जूट होता है उससे जो प्राप्त होने वाली रेशा है वो किससे प्राप्त होती है, तो तना से। पूछ सकता है आपका जड़ से, तना से, फूल से, पत्ती से। तो किससे प्राप्त होता है, तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में यानी कि खरीफ फसल के रूप में इसे हम लोग बोते हैं। खरीफ फसल के रूप में इसे बोते हैं, वर्षा ऋतु में किया जाता है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आसाम में उगाया जाता है। बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। तो बिहार वाला खास करके हम लोग याद करेंगे क्योंकि ये बिहार का वैकेंसी है। अगला हमारा है जब पौधे के फूल आने लगता है तो उसे काट लेते हैं और कुछ दिनों तक इसके तानों को पानी में डुबोकर रखा जाता है ताकि रेशों को अच्छी से अलग किया जा सके। तो यहाँ पे पानी में डुबा कर रखे हैं। भुलाने के लिए यहाँ पे किरासन तेल, डीजल और सारा जो भी लिक्विड है उसको दे सकता है। तो आप लोग इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा। हमारा है कि पटसन का उपयोग को समझते हैं। अनाज भंडारण के बोरे बनाए जाते हैं। पटसन से अनाज भंडारण के बोरे बनाए जाते हैं। इससे रस्सियाँ बनाई जाती है। इससे खुरदुरे, कैनवास तथा फर्श पर बिछाने वाला मोटे कपड़े भी बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान भी बनाया जाता है पटसन से। अगला है हमारा जंतुक तंतु क्या होता है, वैसा तंतु जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उसे जंतुक तंतु कहते हैं। जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया। तो ऊन भेड़ों के बाल से बनाया जाता है। ऊन जो है भेड़ों के बाल से प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। ऊन के रेशे मजबूत, ताप के कुचालक तथा आंशिक रूप से अज्वलनशील होते हैं। तो यह भी काफ़ी इसका विशेषता है कि ऊन के रेशे मजबूत होते हैं, ताप के कुचालक होते हैं तथा आंशिक रूप से अज्वलनशील होते हैं। अंगोरा नस्ल के खरगोश के बाल से उच्च कोटि के ऊन बनाए जाते हैं। अंगोरा नस्ल के खरगोश से उच्च कोटि के क्या बनाए जाते हैं, ऊन बनाए जाते हैं। रेशम जो है रेशम कीट से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हमारा है रेशम। प्राकृतिक रेशम के तंतु सिल्क मॉथ नामक कीटों, तो याद कर लेना है कौन सा कीट है यहाँ पे, सिल्क मॉथ नामक कीटों से प्राप्त किया जाता है। इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं अंडा, लड़वा, प्यूपा तथा वयस्क होती है। रेशम के धागे प्यूपा के बाहरी आवरण के रूप में होते हैं। रेशम के धागे किस अवस्था में, यानी कि अंडा हो गया, लर्वा हो गया, यानी कि प्यूपा के बाहरी आवरण के रूप में होते हैं। इसे कोकून कहा जाता है। इसी कोकून से रेशम के धागे खींचकर निकाले जाते हैं। क्लियर। अगला हमारा है संश्लेषित रेशा। वैसा रेशा जिससे विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कर मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, टेरिलीन हो गया। नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों पड़ा, क्योंकि नायलॉन जो है आपके सबसे पहले जो है ये लंदन और न्यूयॉर्क के बाज़ारों में बेचा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा नायलॉन। 8 क्लास में विशेष टॉपिक के साथ हम लोग इसके डिस्कस को समझेंगे कि आपका पॉलिस्टर क्या है, नायलॉन क्या है, एक्रिलिक क्या है और टेरिलीन क्या है। तो ये तो अभी क्लास 6 चल रहा है। जल्द से जल्द आपका क्लास 7, 8 ऐसे करके सभी के सभी SCERT और NCERT के वीडियो वाला फैक्ट आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के पास भी शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच for watching this video।